एक भी प्लस माइनस इधर उधर हुआ तो पूरा आंसर गड़बड़ हो जाता है। मेरे सेशन 1 में 341 थे और सेशन 2 में 342 थे। +1 हुआ है। ऐसे तुम्हें लगेगा कि क्वेश्चंस बहुत इजी है बिट सेट के, जल्दी हो जाएंगे, लेकिन जब तुम एग्जाम में जाओगे और रियल पेपर दोगे ना, तब वो एक प्रेशर अलग होता है। हेलो बिटसेट एस्पिरेंट्स, मेरा नाम है आरव और मेरे साथ है चिरायु जयपुरिया। इनका जेईई एडवांस में रैंक 1600 था और इनका बिटसेट का स्कोर 342 था। आपने एकदम सही सुना, 342 मार्क्स। मतलब सबका सपना होता है कि भाई 300 क्रॉस कर दें। भाई ने 300 के ऊपर 42 नंबर अलग से लेके आया। ठीक है, तो भाई मतलब बहुत मेहनत करी होगी, ऑब्वियसली सारी चीज़ें इनने सही टिक करी होंगी, तब जाके इनको इतने मार्क्स मिले होंगे। तो हम इनसे जानेंगे कि भाई इनने एग्जैक्टली क्या क्या करा और क्या क्या इनने पेपर के दौरान सोचा, पेपर से पहले क्या प्रिपरेशन किया, हर कुछ जानेंगे इनसे। तो अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हो ना, तो आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि आप एक आइडियल बच्चा कितना प्रिपरेशन करता है एंड आप उस आइडियल बच्चे से कितना दूर हो, एंड आप उतना ही दूर बिटसेट क्लियर करने से होगे। ये बहुत इजी एनामली है जो आपको मैं बता रहा हूँ, तो इस चीज़ को आप ध्यान से सुनना एंड पूरा वीडियो अंत तक देखना, आपको बहुत सारी क्लैरिटीज आएंगी। ठीक है, तो चिरायु बता भाई कि तू अपने स्टडी बैकग्राउंड बता, 11th-12th की तेरा जर्नी बता कि तू कहाँ पे पढ़ाई करा, कैसा था तेरा सब कुछ। हाँ, तो सबसे पहले मैंने 10th में टैलेंट एक्स दी थी। हाँ। 10th तक मेरे बेसिक्स काफ़ी अच्छे थे, तो टैलेंट एक्स में अच्छे नंबर आए थे, 90% स्कॉलरशिप। तो उसके बाद उन्होंने सेट वगैरह लिया और एलएन वालों ने मुझे फिर कोहिनूर या फिर स्टार बैच ऑफर कर दिया। हाँ। तो मैं 11th-12th कोटा में उनके हॉस्टल में ही कोहिनूर स्टार बैच में था। मेरा जो शेड्यूल था वो एलएन की क्लासेस के ऊपर पूरा डिपेंड करता था। हमारी 2 टाइम क्लासेस होती थी, कभी मॉर्निंग या फिर इवनिंग। मॉर्निंग में 7 to 1 होती थी और इवनिंग में 2:30 to 7:30 होती थी। जब मॉर्निंग में होती थी तब मैं 1 बजे तो क्लास से आता था, फिर दोस्तों के साथ लंच वगैरह किया, हंसी मजाक किया, 3 बज जाते थे। फिर मैं बैठता था 2 घंटा केमिस्ट्री पढ़ने। 2 घंटा केमिस्ट्री पढ़ी, वो डिपेंड करता था कि फिजिकल पढ़ना है, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक। मैं मोस्टली मतलब दो जो केमिस्ट्रीज होती है उनको 2 घंटे में पढ़ता था। फिर 5 बजे इवनिंग स्नैक्स वगैरह खाने चले गए, उसमें 40 मिनट निकल गए। फिर मुझे शाम को एक्चुअली नींद आती थी, तो मैंने फिजिक्स पढ़ना चालू किया शाम को, और फिर मुझे काफ़ी फ्रूटफुल लगा, क्योंकि जो तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट है, मेरा जैसे फिजिक्स था, अगर तुम उसे पढ़ोगे वो टाइम पे जब थोड़ा अनप्रोडक्टिव तुम्हारा टाइम हो, तो तुम काफ़ी अच्छा कर लोगे, तुम्हें इंटरेस्टिंग लगेगा वो। फिर डिनर खा के मैंने मैथ्स पढ़ता था। और एलएन में तो बहुत ज़्यादा होमवर्क देते हैं एक्चुअली, तो मैं ट्राई करता था कि 60-70% कंप्लीट करके सो जाऊँ, और फिर वही क्लासेस। और जब वैसे इवनिंग में क्लासेस होती थी, तब मैं इवनिंग के बाद 3 घंटा पढ़ता था, 9 से 12, और मॉर्निंग में पढ़ता था 8 to 12, 4। तो क्लासेस के बाद 6 या फिर 6.5 घंटा पढ़ लेता था। तो देखो, तुमने सुना ना चिरायु स्टार बैच में था एलएन के। ऐसे हर एक कोचिंग का एक टॉप बैच होता है जहाँ पे बच्चों को ऐसे स्पेशली बहुत मेहनत कराया जाता है ताकि उनका अच्छा स्कोर हो पाए, तो चिरायु उस बैच से आता है। तो दिस इटसेल्फ टेल्स हिज क्रेडिबिलिटी कि ये हर एक चीज़ जो इसने करी होगी वो बेस्ट एक्सपर्ट से सीख के करा होगा या उनके गाइडेंस में करा होगा। तो भाई अब ये बता, मान ले तू स्टार बैच में था, तूने तेरा डेली रूटीन तूने बता दिया, बट एक होता है ना, हर एक बच्चे का एक सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन अलग होती है, एंड वो एक अलग ही बैटल चल रहा होता है हर एक सब्जेक्ट के साथ कि मेरे को मैथ से ऐसे डील करना है, फिजिक्स से ऐसे डील करना है, केमिस्ट्री से ऐसे डील करना है। तो चल शुरू करते हैं तेरे फेवरेट सब्जेक्ट से। तूने बोला तेरा फिजिक्स फेवरेट था, तो फिजिक्स के लिए तू कैसे प्रिपरेशन करता था? एंड फॉर व्यूअर्स आई एम टेलिंग यू, हम प्रिपरेशन के दौरान हम दोनों ये मानते हैं कि हम सब्जेक्ट सीख रहे हैं, तो द आंसर दैट ही इज गिविंग इज इक्वली करेक्ट फॉर बिटसेट, जेईई एडवांस, जेईई मेंस। ये ध्यान रखना तुम। हम ये बिल्कुल उस बकवास में भरोसा नहीं रखते कि बिटसेट के लिए कैसे फिजिक्स तैयार करना होता है। फिजिक्स तैयार करने की बात पूछ रहे हैं, एंड ही विल बी टेलिंग यू वही आंसर। हाँ, तो फिजिक्स वाज माय फेवरेट सब्जेक्ट। मैंने एनएससीपी निकाला था फिजिक्स में। अच्छा। हाँ, और मुझे मोहित भार्गव सर पढ़ाते थे, वो काफ़ी सही लगे मुझे। उन्होंने मुझे विजुअलाइज करना सिखाया। तो मेनली जो फिजिक्स होता है उसमें तुम विजुअलाइज समझो चीज़ों को, बस फॉर्मूला नहीं रटना होता है। जो मैकेनिक्स वाला पार्ट होता है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। मैं उसमें सोचता था कि रियल लाइफ में क्या होगा, और इस हिसाब से इक्वेशंस अप्लाई करता था, और फिर आंसर आने के बाद चेक भी करता था कि ये वैल्यू सही भी है क्या, गाड़ी 90 km/h की स्पीड से भाग सकती है वगैरह। फिर आते हैं हम सर्किट या फिर इलेक्ट्रिकल वाले साइड, तो उसमें तो मेनली प्रैक्टिस मेन होती है, क्वेश्चंस करना। तुम्हें एरर मिनिमाइज करना होता है, क्योंकि उसमें अगर एक भी प्लस माइनस इधर उधर हुआ तो पूरा आंसर गड़बड़ हो जाता है। और
मॉडर्न फिजिक्स वाला पार्ट थ्योरेटिकल होता है, हम्म, तो उसमें रटना होता है वेव्स वगैरह में, लेकिन उसमें भी तुम अम्यूज होके पढ़ो हाँ, कि वाह ऐसी चीज़ें हो रही है, तो तुम्हें ज़्यादा अच्छे से याद होगा। हम्म, जैसे मास से एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, अरे बाप रे। क्या और हो फिर गया? हाँ, थ्योरेटिकल थ्योरी ऐसे याद करता था मैं। हम्म, बाकी हाँ। हाँ, मतलब तो ये देखो इसका फिजिक्स हो गया, ये चीज़ की इसने जो बताया कि तुमको फील करना पड़ेगा कि आज समझ में आ रहा है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं तुमको बताऊंगा। एक तुम अगर सवाल पढ़ोगे ना, तो तुम्हारे पास 5 ऑप्शंस होते हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और तुम कंफ्यूज हो जाओगे और उसमें 5 सेकंड चला जाएगा कौन सा ऑप्शन मैं चूज़ करूँ, एंड देयर इज अ वेरी हाई चांस कि तुम 5 ऑप्शन में से एक ऑप्शन गलत वाला चूज कर लेना, उस पर तुम आगे बढ़ते जाओ सॉल्व करते हुए, एंड तुम गलत आंसर लेके आओगे ना, वो ऑप्शन में भी होगा, तुम टिक कर दोगे। बट अगर तुम उस चीज़ को विजुअलाइज करते हो ना, तुमको समझ में आती है, क्लैरिटी आती है कि भाई अच्छा ये 5 तरीके हैं ना, उसमें से 3 तो बकवास हैं, यही दोनों में मेरे को एक में आगे बढ़ना है, एंड दैट विल इंक्रीज द चांसेस ऑफ गेटिंग द करेक्ट आंसर। तो इसलिए विजुअलाइज करना, चीज़ों को फील करना। भाई अगर साइंस तुम पढ़ रहे हो, तुमको पता होना चाहिए अलग क्यों है बाकी चीज़ों से, क्योंकि साइंस इज समथिंग दैट कैन बी प्रूवन एंड दैट इज हैपनिंग अराउंड यू। ठीक है, तो तुमको वो चीज़ दिख रही है। फिजिक्स तो स्पेशली तुमको हर एक दिन, ये वीडियो बन रहा है, ये फ़ोन जो है इसमें बहुत ज़्यादा फिजिक्स का इस्तेमाल किया गया, ये जो लाइट है इसके अंदर फिजिक्स का इस्तेमाल करा गया, तो यू हैव टू गेट दैट। ठीक है, अब आते हैं फिजिक्स के बाद तेरा फेवरेट हो चुका है मेरा फेवरेट, मैथ्स पे आते हैं कि तेरा मैथ्स के लिए क्या अप्रोच था, मैथ्स के लिए तूने कैसे प्रिपरेशन करी थी? अब मैथ्स में मुझे वीटी सर पढ़ाते थे, हाँ। जो जिन्होंने पाथफाइंडर लिखी है, तो उन्होंने तो मुझे काफ़ी डांट के मैथ्स सिखाई, एकदम स्ट्रिक्ट टीचर थे वो। तो मैथ्स के लिए तो मैं यही बोलूँगा कि प्रैक्टिस तो है ही सबसे मेन चीज़। तुम जैसे जो भी कोचिंग फॉलो कर रहे हो या फिर जो भी स्टडी मटेरियल फॉलो कर रहे हो, कोशिश करना कि एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस तुम एक बार अटेम्प्ट कर लो, क्योंकि हर एक क्वेश्चन मैथ्स में कुछ नई चीज़ सिखाता है कि तुम कैसे फॉर्मूला लगा लोगे या फिर। और मैथ्स में एक और चीज़ आती है कि स्पीड, तो वो तो प्रैक्टिस से डेवलप होगी, और एग्ज़ाम में जो स्पीड होती है वो एग्ज़ाम के मॉक टेस्ट या एग्ज़ाम टेम्परामेंट के ऊपर डिपेंड करता है। और अगर स्पीड इम्प्रूव करनी है तो तुम्हें मेनली कॉन्सेप्ट सारे आने चाहिए, जो शॉर्ट ट्रिक्स होती है फार्मूलाज जैसे वो सब, मतलब तुम्हें रटे होने चाहिए फार्मूलाज तो एटलीस्ट। बाकी हाँ प्रैक्टिस ही है। मैथ्स के अंदर एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा ना, कि अगर तुम अब दिस इज़ फॉर बिटसर पीपल जो बिटसर के लिए मैथ्स जानना चाहते हैं, कि ऐसा है ना, मैथ्स तुमको अगर अच्छा करना है ना, तो उसके लिए तुमको फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश अच्छा करना पड़ता है, क्योंकि तुम ऐसे मैथ्स को सॉल्व करने के लिए तुमको टाइम चाहिए होगा। कितना भी अच्छा तुम्हारा मैथ्स है, फिर भी तुमको टाइम देना ही पड़ेगा, एक मिनिमम टाइम तो रिक्वायर्ड है ही, उससे तुम जल्दी नहीं कर सकते, या तुम्हारे पास आंसर की ही हो सीधा, तो वो हम नहीं पता हमें। बट अगर तुम सॉल्व करना है तो तुमको हर एक इंग्लिश एलआर क्वेश्चन में, केमिस्ट्री फिजिक्स के क्वेश्चन में 2-2 सेकंड सेव करने हैं। 2 सेकंड जल्दी अगर तुम हर एक क्वेश्चन को कर लोगे ना, तो तुम्हारे पास मैथ्स के लिए 2-2 सेकंड हर एक सवाल, 4-4 सेकंड हर एक सवाल में एक्स्ट्रा मिल जाएगा, तो तुम रश कम कर पाओगे, सिली मिस्टेक होने के चांस कम पड़ेंगे। क्योंकि बिटसेट ऐसा पेपर होता है ना, डोमिनो इफेक्ट तुमने सबने सुना है, इतना ज़्यादा क्वेश्चन रहता है ना, अगर एक गलती किया ना तुमने, धराधर 4 गलती हो जाएगी, तुमको होश ही नहीं आएगा, इतना रश होता है पेपर के दौरान। तो उस चीज़ का तुमको ध्यान रखना चाहिए। दिस वाज एडिशनल फॉर मी। और इसके अलावा हम दोनों को जिससे कोई प्यार नहीं था, केमिस्ट्री पे आता है, मतलब तेरे को प्यार था क्या? थोड़ा वो स्टार्ट में, फिर बाद में प्यार था केमिस्ट्री से, मेरे को तो नहीं था, मतलब ऑर्गेनिक तो मेरे को नफरत थी। तो तू बता, केमिस्ट्री के लिए तेरा क्या स्ट्रैटेजी था? हाँ, तो केमिस्ट्री में जैसे 3 होते हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, तीनों के लिए थोड़ी अलग स्ट्रेटेजीज है। फिजिकल केमिस्ट्री में रटना ज़्यादा नहीं होता है। हाँ। उसमें तुम साल भर प्रैक्टिस करते रहो, और एग्ज़ाम के पहले लोड मत लेना कि फिजिकल ज़्यादा पढ़ना है, वो तुम्हें प्रैक्टिस ही करनी होगी पूरे साल भर। बाकी ऑर्गेनिक में है, तो ऑर्गेनिक में बहुत छोटी छोटी रिएक्शंस होती है, छोटे से मतलब मैकेनिज्म्स वगैरह, आंसर बदल जाता है। तो ऑर्गेनिक में भी प्रैक्टिस, जो मॉड्यूल तुम्हारे होते हैं वो कवर करना पूरा, क्योंकि उसमें हर एक मतलब एक्सेप्शन वगैरह आ जाता होगा मॉड्यूल में। और ऑर्गेनिक में मुझे चीज़ें याद थोड़ी कम रहती थी, तो मैंने क्या किया, एक पतली कॉपी हमें सर बोलते थे, उसमें सिर्फ रिएक्शंस और स्ट्रक्चर्स वगैरह याद रखें, और उसके अलावा जो दीवार होती है रूम की, उस पर ब्लैंक पेपर पे स्ट्रक्चर्स, रिएक्शंस वगैरह लिख के चिपका दिए, तो कभी भी उठते बैठते, नहाते हुए, मतलब नहाने के बाद कपड़े पहनते हुए देख लिया, तो वो एक सबकॉन्शियसली माइंड में बैठ ही जाती है चीज़, तो काफ़ी फ़ायदा होता है। बाकी बात आई इनऑर्गेनिक की, तो इनऑर्गेनिक तो मेनली एग्ज़ाम के पहले इनऑर्गेनिक पे ज़्यादा फोकस करना होता है, और इनऑर्गेनिक में बहुत लोग बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं, जेडीली उठा ली वगैरह, पर इररिलेवेंट है, जैसे मार्क्स का वेटेज भी कम है, और जिस हिसाब से मेहनत तुम्हें एक्स्ट्रा करनी होगी उतना रिवॉर्डिंग नहीं है। और सही सब्जेक्ट में करो उतनी मेहनत। हाँ, मैथ्स में जैसे ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो। और इनऑर्गेनिक के लिए तो एनसीईआरटी बेस्ट है, उसके अलावा उसके बाहर से कोई पूछता ही नहीं है। जे एडवांस तक में एनसीईआरटी काम आ जाती है। हाँ,
तो एनसीईआरटी ऐसी पढ़ो कि हर एक लाइन तुम्हें पता हो कि ये क्या कर रहा है, ये हर लाइन रटी होनी चाहिए एनसीईआरटी की, बस वही अच्छे से कर लो तो तुम्हारी केमिस्ट्री सॉर्ट है। हाँ यही था केमिस्ट्री की तरफ से। और इसके अलावा अब एक सब्जेक्ट बच जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश एलआर, जो कि बिट सेट के लिए ही नया पढ़ना पड़ता है, जेई मेंस एडवांस के लिए ये चीज़ें रिलेवेंट नहीं होती हैं। तो इंग्लिश एलआर के लिए तेरा क्या स्ट्रैटेजी था? इंग्लिश एलआर पे मैंने इतना ज़्यादा टाइम नहीं दिया। जैसे मैंने 10th में एनटीएससी की प्रेप की थी, उसमें मैट आता है, मेंटल एबिलिटी, तो उसमें एलआर मेरा काफ़ी स्ट्रांग हो गया। और मैं आईसीएसई बोर्ड से हूँ वैसे, तो इंग्लिश शायद उससे काफ़ी अच्छा हो गया। हाँ बाकी इंग्लिश एलआर के लिए तुम प्रिपेयर जो कर सकते हो वो बस मॉक टेस्ट दो, जो बिट सेट के जैसे तुम्हें आइडिया आ जाएगा कि कैसे टाइप के एलआर में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और इंग्लिश में तो मतलब लकी होता है कि तुम्हें आइदर पता होगा या नहीं होगा, तो कोई खास प्रेप करने की ज़रूरत है नहीं। तुम जो टाइम बच रहा है उससे मेन सब्जेक्ट्स में डालो, जिससे तुम्हारी जे एडवांस में भी मदद हो जाएगी और बिट सेट में भी। और हमने ये सारी चीज़ बोली, फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, ये मेक श्योर करना है कि तुम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ना वो चीज़ तुमको आए। क्योंकि अगर तुम बिट्स आ जाते हो ना, फॉर एग्जांपल अब तुम्हारा एडमिशन बिट्स के अंदर हो गया, यहाँ के अंदर भी आगे तुमको सीजीपीए तो लाना पड़ेगा ना। वो कॉन्सेप्ट्स बहुत काम आती हैं तुम्हारे को। मैथमेटिक्स 1 के अंदर कैलकुलस काम आता है, मैथमेटिक्स 2 के अंदर वेक्टर काम आता है तुमको, उसके अलावा तुमको अलजेब्रा की बहुत नीड पड़ेगी तुम्हारे को, है ना। हर एक चीज़ फिजिक्स के अंदर तुम्हारे को पहले साल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स, हाँ मैकेनिक्स होता है, हाँ म्याऊ कहते हैं इसको यहाँ पे, मैकेनिक्स ऑसिलेशन वेव्स। फिर तुम्हारा इलेक्ट्रिकल साइंसेज जो होता है इलेक्ट्रोडायनामिक्स से बेस्ड होता है पूरा। उसके अलावा जनरल केमिस्ट्री होता है जो कि जेनकेम कहते हैं उसको। ऑर्गेनिक तो पूरा सेम होता है, हाँ, जेई वाला पूरा ऑर्गेनिक सेम होता है। तो बहुत, तो तुमको बिट्स के अंदर अगर सीजीपीए भी लानी है ना भाई फर्स्ट ईयर के अंदर, तो तुमको पढ़ना ही पड़ेगा। तो वो मेक श्योर करना है कि तुमको आ जाए, भरोसे पे पता रहना तुक्केबाजी के और शॉर्ट ऐसे वीडियोस देख के और समझ गए, है ना। क्योंकि क्रैश कोर्स वाले बच्चे क्रैश ही कर जाते हैं, उनकी तैयारी कुछ ढंग की नहीं होती। और अब आते हैं अपन कि भाई ये हो गया सब्जेक्ट वाइज चीज़ें, बट ना बहुत केसेस ऐसे होते हैं कि बच्चा प्रिपरेशन अच्छी करा है अपनी और सब कुछ सही चला उसका, बट एग्ज़ाम डे में उसका दिन ख़राब गया, प्रिपरेशन ख़राब गई, एंड बिकॉज ऑफ दोज रीजंस जो था ना उसका तैयारी होते हुए भी एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया। तो एग्जामिनेशन टेम्परामेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल आई बी टेलिंग यू, जैसे मेरा चिरायू दोनों का एक चीज़ कॉमन था कि हमारा एग्जामिनेशन टेम्परामेंट बिटसेट में बहुत अच्छा था, जे एडवांस के अंदर हम दोनों का टेम्परामेंट थोड़ा ख़राब हो गया था, और लक भी बहुत बड़ा मैटर करता है। अब मैं चिरायू से बोलूँगा भाई चिरायू तू बता, जैसे तेरे जे एडवांस के अंदर 1600 रैंक थी, आई नो चिरायू फर्स्ट ईयर से जब से ये आया है बिट्स के अंदर, इसकी पोटेंशियल 1600 से तो बहुत अच्छी है। तो जे एडवांस के लिए तेरा क्या ऐसा ख़राब हुआ कि तेरी प्रिपरेशन ख़राब हो गई, तेरा मार्क्स ख़राब आया, क्या हुआ था ऐसा जे एडवांस के अंदर, एंड हाउ इट गॉट इम्प्रूव्ड इन बिटसेट? आपने क्या याद दिला दिया। जो मेरे कोटा में स्टार बैच में फ्रेंड्स थे, जिनके हम सेम मार्क्स आते थे एकदम, वो उनकी अभी आई है 500 600 700 ऐसी। तो एक्चुअली जे एडवांस में मेरा क्या हुआ था, जब 9 बजे पेपर स्टार्ट होना था, वो एक्चुअली हुआ 10 बजे, सिर्फ मेरे लैब का, सेंटर का भी नहीं। और हमें 8 बजे से बुला के बैठे थे, हम 2 घंटा सिर्फ लोहे की कुर्सी पे बैठे हैं। फिर मन में भी ये हो रहा है कि अरे ये क्या हो रहा है, मुझे टाइम तो मिलेगा ना एक्स्ट्रा 1 घंटा और वगैरह, वो पूरा टेंशन थी। बीच में लाइट भी चली गई, इन्वर्टर था नहीं उनके पास, 15 मिनट मेरे ऐसे वेस्ट गए। और जो गैप होता है 2 पेपर्स के बीच में, वो मुझे 1-1.5 घंटे का ही मिला। तो उससे सेकंड पेपर भी मेरा ज़्यादा ख़राब हो गया। मतलब वो लक की बात है। बाकी बिटसेट में तो मुझे ऐसे कोई सेंटर वाली इश्यू तो नहीं है, क्योंकि बिटसेट में जो सिटी होती है उसमें 1-2 सेंटर्स ही होते हैं, और वो मेक श्योर करते हैं कि तुम्हें प्रॉपर फैसिलिटी वगैरह प्रोवाइड करें। तो बिटसेट मेरा ठीक से गया था। मेरे सेशन 1 में 341 थे, और सेशन 2 में 342 थे। +1 हुआ है। एक्चुअली सेशन 2 इजी आया था, और जो 1 महीना गैप था मैंने उसमें पढ़ा नहीं था जे एडवांस के बाद, इसलिए केमिस्ट्री थोड़ा भूल गया था। लेकिन आपके केस में तो दोनों जे एडवांस के पहले हैं। तो सेशन 1 देते टाइम मैं ये बोलूँगा कि तुम प्रेशर नहीं लेना, तुम्हें फॉर्मेट नया दिखेगा बिटसेट का वगैरह, लेकिन सोचना कि सेशन 2 भी है तुम्हारे पास, अगर कुछ भी ना भगवान ना करे लेकिन ख़राब गया। और सेशन 2 के टाइम ये सोचना कि जे एडवांस में मैं अच्छा कर लूँगा, बिट्स तो थोड़ा मतलब बैकअप ऑप्शन है। हाँ लेकिन बिटसेट अच्छे से देना है जेई जैसे ही। बाकी बिट्स भी काफ़ी अच्छा कंपेरेबल है टॉप 7 आईआईटी से, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है ऑब्वियसली। और डरना नहीं है, कुछ भी हो जाए एग्जाम, मतलब नॉन चैलेंटली देना है। कि मतलब विदाउट प्रेशर, तभी तुम अच्छा स्कोर कर पाओगे। मतलब देख ऑनेस्टली हम दोनों ने भी यही किया था, बिट्स हमारा सेकंड ऑप्शन था। हमें था कि बिट्स कौन ही जाता है, और इसलिए हमने बिट्स एकदम ऐसे मजाक में दिया कि भाई कोई बात नहीं चिल, तो पेपर अच्छा चला गया। तो वो तुमको ध्यान रखना पड़ेगा ये चीज़ कि बिट्स को जीवन मरण का सब्जेक्ट नहीं बना देना है कि हाँ भाई बिट्स अगर नहीं हुआ तो फिर काम खत्म है, नहीं होने वाला है ऐसा कुछ। एंड जिस भी एग्जाम को तुम ऐसा बना दोगे ना लाइफ डिसाइडिंग फैक्टर, वो एक तुम्हारे लिए इतना बड़ा बर्डन बन जाएगा ना कि तुमको आता हुआ सवाल गलत हो जाएगा।
तो वो चीज़ का तुमको ध्यान रखना पड़ता है। अब आते हैं पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी, जो कि हर एक बच्चे की यूनिक हो सकती है। हम जानते हैं बिट्स टॉपर की क्या स्ट्रैटेजी थी जो कि इसको इतना मार्क्स दिला दिया। भाई तेरा क्या स्ट्रैटेजी था आखिर? स्ट्रैटेजी जैसे मैंने जो ऑर्डर में क्वेश्चंस आए थे वही ऑर्डर में किए, पहले अच्छा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, एलआर, मैथ्स। और मैंने मन में ऐसा ठान लिया था कि मैं ये सेक्शन को यही टाइम दूंगा। ओके। अगर ज़्यादा टाइम मतलब मैं लगा रहा हूँ पर क्वेश्चन तो मैं फटाफट करने का ट्राई करता था, और ये कम मतलब ट्राई करता था कि वो विद इन टाइम लिमिट हो जाए। मेरा था कि मैथ्स में मैं 2.5 एवरेज पर क्वेश्चन मान के चल रहा था, फिजिक्स में हाँ 1.5 मिनट्स, केमिस्ट्री में कुछ 45 सेकेंड्स वगैरह, एलआर में भी सेम 45 सेकेंड्स। और बोनस तो खोल नहीं है, तो इसलिए तुम बोनस को 15 मिनट दे सकते हो और रिजर्व टाइम। बाकी मैंने जेई में भी यही फॉलो किया था, जो ऑर्डर में पेपर आया था मैं वैसे ही करते जाता था। तो आप अपने हिसाब से आप जो स्ट्रेटेजी बनाते हो मॉक टेस्ट से वगैरह डिसाइड होगा, इसलिए मॉक टेस्ट देना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट से तुम्हें एग्जाम में मतलब कितना फास्ट करना है, कौन से सेक्शन में ज़्यादा टाइम लग रहा है तुम्हें वो समझ आएगा। ऐसे तुम्हें लगेगा कि क्वेश्चंस बहुत ईजी है बिट सेट के, जल्दी हो जाएंगे, लेकिन जब तुम एग्जाम में जाओगे और रियल पेपर दोगे ना, तब वो एक प्रेशर अलग होता है। और अगर लास्ट में तुम्हारा काफ़ी क्वेश्चंस बच गए, टाइम कम है, तो फिर वो सारे क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे पैनिक की वजह से। हाँ, तो इसलिए टेस्ट काफ़ी दे देना बिट सेट के। भाई ऐसे तूने बहुत अच्छा सब्जेक्ट बोला है, एक टेस्ट। अब जैसे टेस्ट सीरीज होता है ना मार्केट में, अंदर बहुत सारे लोग टेस्ट सीरीज अपना बेचते हैं, सब कुछ करते हैं, सब अच्छा कर रहा है, ठीक है। बट मेरा ये कंसर्न रहता है हमेशा कि भाई टेस्ट सीरीज सब बिट सेट का एग्जैक्ट रेप्लिका जो PIQs जो सेल हो रही है, उसके बारे में तेरा क्या ओपिनियन है? ये सब बेसलेस कमेंट्स है, फैक्ट्स है। जो एग्जैक्ट रेप्लिका वो लोग बोलते हैं, वो लोग भी मतलब ऐसे क्लेम करते हैं कि उन्होंने बिट्स वाले जिन्होंने बिट सेट दिया है उनसे पूछ कर बनाया है। हाँ। लेकिन जैसे मेरे ठीक ठाक मार्क्स आए, ठीक ठाक मतलब 342 ठीक ठाक। हाँ मेरे मार्क्स आए थे, लेकिन मैं भी नहीं बता पाऊंगा कि कौन से क्वेश्चंस आए थे, क्योंकि एग्जाम में मेन फोकस होता है जल्दी जल्दी सॉल्व करना, क्वेश्चंस याद करने का थोड़ी। तो मतलब हम लोग भी जैसे जो टेस्ट सीरीज बनाए हैं वो मतलब रेफरेंस लिया उनका टेक्स्ट बुक से, बाकी और प्रीवियस हमारा जो एक्सपीरियंस था बिट्स के बच्चे उनसे पूछ के, बाकी ऐसा कोई भी एग्जैक्ट रेप्लिका तो नहीं बना सकता, सारे बेसलेस क्लेम्स है। एग्जैक्टली। तो भाई ये चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे जो भी टेस्ट सीरीज दे रहे हो, टेस्ट सीरीज का पर्पस इतना ही होना चाहिए कि तुम्हारा बॉडी क्लॉक ठीक हो जाए, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड स्विचिंग कॉन्सेप्ट की। अभी मॉडर्न फिजिक्स कर लिया, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पे आ गए, एक मैकेनिक्स आ गया, फिर एक वेव्स का क्वेश्चन आ गया, फिर एक साउंड वेव्स का आ गया। एक स्विचिंग के लिए टेस्ट सीरीज देना इंपॉर्टेंट है। एंड बाकी लोगों ने टेस्ट सीरीज बनाई है, हमने भी अपने प्लेटफॉर्म पे एक टेस्ट सीरीज डाली है, दैट इज़ कॉल्ड बिट सारथी का टेस्ट सीरीज। तो आप वो भी जाकर अटेम्प्ट कर सकते हो, दैट इज़ गोइंग टू कॉस्ट यू 49 रुपीज़, ठीक है। तो आप वो अटेम्प्ट कर सकते हो। बट अगेन ये ध्यान रखना, कोई भी टेस्ट सीरीज इंक्लूडिंग आर टेस्ट सीरीज, इस चीज़ को अपने बिट सेट प्रिपरेशन का इमेज मत मान लेना कि तुम्हारे को इतना ही आने वाला है। असली बिट सेट के अंदर भी यू कैन हैव -40 मार्क्स ऑल्सो एक्चुअल बिट सेट में, ये ध्यान रखना। तुमको उस चीज़ का टेस्ट सीरीज का बस पर्पस इतना ही है, तुमको एक लेवल अपना समझ में आए, गलतियाँ समझ में आए, कहाँ गलतियाँ हो रही हैं। बट उसको बिट सेट का तैयारी का बिल्कुल ऐसे बेंचमार्क नहीं मान लेना है टेस्ट सीरीज को, यह ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब अपन आते हैं अंतिम दौर में इस वीडियो के, कि भाई जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं वो होपलेस हो चुके हैं कि भाई बिट सेट कैसे निकाले हैं, टेंशन बहुत ले रहे हैं, उनको तो क्या मैसेज देना चाहेगा अपने तरफ से? जिनकी तैयारी अच्छी हुई है, जिन्होंने सीरियसली जेईई मेंस एडवांस के लिए प्रिपेयर किया था, उन्हें तो यही बोलूँगा कि बिल्कुल चिंता की ज़रूरत नहीं है। बिट सेट के क्वेश्चंस मेंस से थोड़े हार्ड होते हैं, लेकिन ईजी साइड होते हैं। तो अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप इजीली फटाफट अगर करोगे आप एग्जाम के टाइम पे। बोर्ड से थोड़े हार्ड बोला ना तूने? नहीं, मेंस से थोड़े हार्ड बिट सेट के। हाँ ओके। जैसे मैथ्स जो है वो कैलकुलेशन वाइज लेंथी नहीं होती है मेंस की तरह, लेकिन कभी कभी ट्रिकी हो जाती है। और टाइम इज द मेन की, मतलब बहुत फास्ट करना होता है, तो मेन से तो मैं टफर ही मानूंगा एग्जाम को। और अगर आपकी तैयारी इतनी अच्छी नहीं है और आपके पास टाइम कम है, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जो एक चैप्टर जो आप कर रहे हो उसे डीप में मत जाना, जे एडवांस के क्वेश्चन लेके बैठो वगैरह। तुम मेन फोकस करना सिलेबस कवरेज पे, सारे फॉर्मूलाज तुम्हें अच्छे से दिमाग में रटे होने चाहिए, ताकि तुम्हारा एग्जाम में जब तुम करने जाओ तब टाइम वेस्ट ना हो कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये रिकॉल कर रहे हो वगैरह नहीं। तो जो थियोरेटिकल पोर्शन है और फॉर्मूला है, सारे चैप्टर अच्छे से कवर कर लो, सिलेबस कवरेज पे मेन फोकस देना rather देन डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग के। और भाई मतलब लास्ट में हम दोनों का यही मैसेज रहेगा तुम लोगों को कि देखो ऐसा है ना कि तुम्हारी तैयारी सब सही चल रही होती है, एक जगह तुम गलत डिसीजन लेते हो ना एंड तुम्हारी तैयारी ख़राब हो जाती है। स्पेशली जो लोग अभी बिल्कुल बॉर्डर पे हैं, जिनका लेवल 220-230 का है, तो प्लीज़ मेक श्योर करना है कि तुम लोग ना क्रैश कोर्स के भरोसे अपनी तैयारी छोड़ मत देना किसी को ऊपर, ये ध्यान रखना। या तो तुम खुद के लिए अकाउंटेबल बनो,
या हैव समवन इन योर लाइफ जो तुम्हारे को अकाउंटेबिलिटी मांगे कि भाई क्या पढ़ा तुमने। इंडिया के अंदर पता है दिक्कत क्या होती है, ऐसे 90% जनता जो है जो बिट्स आना चाहती है उनके पेरेंट्स बिट्सियन से IITians नहीं है, आर्ट्स बैकग्राउंड से या कॉमर्स बैकग्राउंड से ज़्यादा लोग रहते हैं, या कुछ बिजनेस है उनका या कुछ तो गवर्नमेंट जॉब में है, तो उनको पता ही नहीं होता बच्चा क्या पढ़ाई कर रहा होता है। एंड इस वजह से क्या होती है कि आपकी तैयारी को कोई चेक नहीं कर पाता है। यू जस्ट क्लेम कि मैंने पापा आज 9 घंटे पढ़ाई कर लिया, 10 घंटे पढ़ाई कर लिया, पापा भी खुश, मम्मी भी खुश, तुम भी खुश। पापा और तुम दुखी कब होते हो, जब तुम्हारे बिट्स का रिजल्ट तुम्हारे स्क्रीन पर दिख जाता है, ठीक है। तो वो ध्यान रखना होता है इस चीज़ के लिए। एंड हमने भी ये चीज़ फील करी, तो हमने उसी को केटर करने के लिए सोचा कि एक मेंटरशिप प्रोग्राम भी लॉन्च करते हैं, जहाँ पे मैं चिरायु बच्चों की पर्सनलाइज हेल्प करते हैं कि उस बच्चे को क्या चीज़ में नीड है। एंड इसका नाम हमने बिट्स सारथी इसलिए रखा हुआ है ताकि सारथी कृष्ण भगवान थे अर्जुन के, तो हम तुम्हारे सारथी बनना चाहते हैं ताकि तुम्हारी प्रिपरेशन को बेटर कर पाएँ। तो उसके लिए तुमको bitsaarathi.in पे जाना है। एंड मेंटरशिप के लिए तुम अगर चाहो तो अवेल कर सकते हो। इट्स अगेन ऑप्शनल है, तुमको अगर नीड फील हो रही है एंड तुम सीरियसली चाहते हो बिट्स के अंदर आना तभी अवेल करना है, ठीक है। उसके अलावा और कुछ भी अगर तुमको डाउट है तो यू कैन राइट दैट इन द कमेंट सेक्शन। एंड प्लीज़ इस वीडियो को लोगों तक पहुँचाओ। एंड हम सबसे ज़्यादा थैंक यू चिरायु को बोलना चाहेंगे कि भाई इसने अपना टाइम निकाल के और हमारे पास आया और अपनी चीज़ों को रखा। भाई एग्जैक्टली ये बच्चे ने ये एक चीज़ें करी हैं और इससे इसको रिजल्ट आया है, तो ये बात में कोई झूठ ही नहीं हो सकता है, कोई भी ऐसे बरगलाने की कोशिश नहीं करी गई है। एंड हमने स्टार्टिंग में तुमको बोला था, लास्ट में बोलेंगे, तुमको सब्जेक्ट सीखना पड़ेगा एंड मेक श्योर तुम सब्जेक्ट सीखो। भाई व्हाट विल बी योर कंक्लूडिंग स्पीच इस या स्टेटमेंट अगर तू बोलना चाहे? कि आप जो भी पढ़ रहे हो समझो आप क्या पढ़ रहे हो और इंटरेस्ट से पढ़ो। अगर आप बेमन से पढ़ रहे हो, आपने ज़बरदस्ती PCM लिया है तो आपके लिए काफ़ी टफ हो जाएगा। लेकिन आपने PCM लिया ही इसलिए क्योंकि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में इंटरेस्ट होगा, फिर तो मतलब इंटरेस्ट से मज़े लेके पढ़ो तभी आपके नंबर आएंगे। और बाकी हाँ, ऑल द बेस्ट, सी यू इन बिट्स हियर। हाँ, एंड अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ कर देना यार, मतलब हमको आपका सपोर्ट मिल जाएगा तो हम और भी अच्छे ऐसे वीडियोस बनाते रहेंगे। एंड डू कमेंट डाउन टॉपिक्स ऑल्सो कि जिसके ऊपर आप चाहते हो कि हम आपके लिए वीडियोस बनाएं, ठीक है। मिलते हैं आप सबसे बिट्स पिलानी के अंदर। मैं तो अब जा रहा हूँ शायद, मतलब लास्ट ईयर है मेरा, बट चिरायु आप सबका स्वागत ऐसे करेगा, बहुत सारा पार्टी देगा आप लोगों को। ठीक है, तो चलो मिलते हैं, बाय बाय, सी यू।